आते हैं। अब डीएनए डैमेज, although there are many different ways in which a DNA duplicates can be damaged, हमारे पास बहुत ways हैं जिसमें डीएनए को हम तोड़ सकते हैं। आयोनाइजेशन रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेज है एंड केमिकल म्यूटेजेंस है। ये 3 वेज हैं जिससे हम डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। कौन कौन से? आयोनाइजेशन रेडिएशन, ultraviolet rays and chemical mutagens. High energy radiation such as X-rays and gamma rays is highly mutagenic. जो हमारे पास X-rays है, जो high energy radiation है, वो हमारे पास बहुत खतरनाक है। Nuclear reaction is of this sort, क्योंकि इससे न्यूक्लियर रेडिएशन हमारे पास आती हैं जो कि बहुत खतरनाक है। When these radiations reaches the cells, it is absorbed by atoms and that it counters imparting energy to the electrons and their outer shells and causing these electrons to eject from the atoms. The ejected electrons leave behind ionized atoms with unpaired electrons called free radicals. अब न्यूक्लियर रेडिएशन जब भी लगेंगी किसी पे, तो सेल क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। वो इलेक्ट्रॉन जब भी लूज होगा वो सेल में ही होगा और वो इम्पेयर होगा। इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। एम्पेयर होगा, अनपेयर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं। जैसे हम ऐसे शो करते हैं ना, एक एंटी डायरेक्शन में होता है, एक ऊपर वाली डायरेक्शन में, पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो अनपेयर हो गए तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल्स। बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेल एटम रिसाइड इन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड नॉट इन डीएनए। हमें पता है कि जैसे जो सेल के काफी सारे एटम्स होते हैं वो वाटर में होते हैं, डीएनए में इतने एटम्स कहाँ होते हैं? The great majority of free radicals created by ionization radiation are produced from water molecules and not DNA. इसी वजह से जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स जो आयोनाइजेशन रेडिएशन से बनते हैं वो सेल ज्यादा बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा बनाते हैं, डीएनए इतने नहीं बनाता। Most of the damage to DNA suffers thus indirect. जो भी डैमेज होता है डीएनए को वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। इट अकर्स बिकॉज फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव केमिकल। ये इस वजह से होता है जो कि फ्री रेडिकल्स ऐसे ही घूम रहे होते हैं सेल में, वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, खतरनाक होते हैं। रिएक्ट वायलेंटली विद द अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल इंक्लूडिंग डीएनए। वो तकरीबन जो भी सेल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अफेक्ट कर देते हैं, उसके साथ साथ डीएनए को भी कर देते हैं। When a free radical breaks both phosphodiester bonds of DNA, phosphodiester bond क्या है? ये DNA का बॉन्ड है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि प्रोटीन का बॉन्ड कौन सा होता है? पेप्टाइड। वैसे ही डीएनए का बॉन्ड कौन सा है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डाई मीन्स टू, ईस्टर मीन्स ईस्टर लिंकेज of DNA helix a double strand breaks. जैसे ही फ्री रेडिकल फॉस्फोडाइस्टर को ब्रेक कर देता है तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो जाते हैं। The cell usually mutational repair enzymes cannot fix the damage. जो कि हमारे पास एंजाइम होते हैं जो इस म्यूटेशन को फिक्स कर देते हैं, वो भी इस ब्रेकडाउन को फिक्स नहीं कर पाते। To repair a double strand break, the two fragments created by break must be immobilized end to end so that the 5-phosphodiester bond can be reformed. अब हमें क्या होता है? रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो दो फ्रेगमेंट्स टूट गए हैं वो एक साथ ही जुड़े हों, इमोबिलाइज हो, ताकि हम उसमें एंड टू एंड कनेक्शन बना सकें, ताकि हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रिफॉर्म हो जाए। बैक्टीरिया के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता। बैक्टीरिया हैव नो मैकेनिज्म दैट कैन अचीव दिस अलाइनमेंट। द डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स आर लीथल टू देयर डिसेंडेंट्स। अगर उसमें डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो जाए, उसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि रिफॉर्म हो जाए, इसलिए वो लीथल है, उनकी डेथ हो जाती है। Eukaryote, almost all of which possess multiple copies of this chromosomes, are able to position the two fragments created by double strand break end to end by using synaptonymal complexes that is assembled in meiosis to part the fragmented duplicates with another copy of chromosome. In fact, it is thought that meiosis might have initially evolved as mechanism to repair double strand mechanism. अब इसमें क्या है कि यूकैरियोट्स के पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, क्योंकि वो मल्टीपल कॉपीज बनाता है क्रोमोसोम्स के, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मियोसिस होती है क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। शायद इस प्रोसेस में डीएनए जो कि हमारे पास ब्रेक था वो रिपेयर हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये दूसरा मैकेनिज्म है, जो मेथड है जो कि डीएनए को डैमेज करता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द कंपोनेंट ऑफ सनलाइट दैट लीड्स टू सनटैन सनबर्न
सनबर्न इन मच लोअर इन एनर्जी देन आर एक्स रेज। एक्स रे से बहुत कम है क्योंकि एक्स रेज बहुत ही हाई पावरफुल की रेडिएशन से, न्यूक्लियर रेडिएशन से, न्यूक्लियर। When molecules absorb UV radiations, the radiation does not impart enough energy to cause the molecules to eject electron. जब भी ये रेडिएशन गिरती हैं सेल उसको यूटिलाइज करता है, लेकिन ये इतनी हार्मफुल नहीं होती, इसलिए जो सेल है अपना इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं करता। उसमें क्या था कि सेल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा था और वो फ्री रेडिकल्स हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे फ्री रेडिकल्स फॉर्म नहीं हो रहे। ये याद कर लें कि जो यूवी रेज है उसमें फ्री रेडिकल्स नहीं बनते, लेकिन एक्स रेज में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। द ओनली मॉलिक्यूल दैट आर कैपेबल ऑफ absorbing UV radiation in fact are certain organic ring compounds। वो कंपाउंड जो कि खाली यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो हमारे पास सिर्फ एक ही है, ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक भी हो और जिनका रिंग स्ट्रक्चर भी हो, सिर्फ वो ही हैं जो यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। म्यूटेशंस, many mutations result from direct chemical modification of the DNA base। The chemicals that act on DNA fall in three classes। अब हमारे पास ऐसे केमिकल हैं जो कि डायरेक्ट डीएनए पे अटैक करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं, इनको हम 3 क्लास में डिवाइड कर देते हैं। केमिकल्स दैट लुक लाइक डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स but pair incorrectly when they are incorporated into DNA। एक वो केमिकल्स जो कि न्यूक्लियोटाइड जैसे लगते हैं, इसलिए वो गलती से इनकरेक्टली उनके साथ पेयर हो जाते हैं, एक ये केमिकल्स। दूसरे केमिकल्स दैट रिमूव द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एडेनिन और साइटोसिन काजिंग देम टू मिसपेयर। एक वो केमिकल होते हैं जो एडेनिन और साइटोसिन, कोई भी न्यूक्लिक बेसिस होता है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, उसमें क्या करते हैं अमाइनो एसिड उसका रिमूव कर देते हैं और उसको मिसपेयर कर देते हैं। केमिकल्स दैट ऐड हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स टू न्यूक्लियोटाइड बेसिस आल्सो कॉजिंग देम टू मिसपेयर। तीसरे केमिकल्स कौन से हैं जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स को ऐड कर रहे थे न्यूक्लियोटाइड बेसिस में, उनको मिसपेयर कर रहे थे। अब 3 केमिकल्स कौन से हो गए, एक वो केमिकल जो कि न्यूक्लियोटाइड जैसे लगते हैं और इनकरेक्टली बाइंड हो जाते हैं डीएनए से। दूसरे कौन से जो एडेनिन और साइटोसिन में से अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर रहे थे। तीसरे कौन से जो कि ऐड कर रहे थे हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स को और मिसपेयर कर रहे थे सबको। एग्जाम्पल ऑफ जीन म्यूटेशन, सिकल सेल अनीमिया। जीन म्यूटेशन होगी, इसकी वजह से हमें कौन से नुकसान होते हैं, कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। नंबर 1 सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया इज अ हेरिटेबल डिसऑर्डर। हेरिटेबल डिसऑर्डर मींस हमें हेरिडिटी से मिलता है, इन विच द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर अनएबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू देयर टिश्यूज प्रॉपर्ली बिकॉज द मॉलिक्यूल्स विद इन रेड ब्लड सेल कैरीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस प्रोटीन हेमोग्लोबिन आर डिफेक्टिव। ये क्या होता है, हेरिडिटी डिसऑर्डर है जिसमें सेल क्या करते हैं, सही तरह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, और जो हेमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है वो डिफेक्टिव हो जाएगा। व्हेन ऑक्सीजन इज स्कार्स, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, these effective hemoglobin molecules become insoluble and combine with one another। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हो गई, हेमोग्लोबिन क्या करेंगे, वो इनसोल्यूबल हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन मिली नहीं उनको, वो क्या करेंगे, एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे, फॉर्मिंग स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ही बाइंड हो जाएंगे स्टिफ भी हो जाएंगे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे। This result in the formation of sickle shaped red blood cell। जैसे ही वो एक दूसरे से मिल गए और वो शेप कौन सी बनाएंगे, सिकल शेप। सिकल मीन्स बीमार कोई हो, शेप्ड इनकरेक्ट शेप हो सेल की। रेड ब्लड सेल की सेल शेप कौन सी होती है, वैसे बायकॉनकेव होती है ना, बायकॉनकेव नहीं होगा, कोई सिकल शेप बना लेगा। Surprisingly, the hemoglobin that occurs in such defective red blood cell differ from that occurs in normal red blood cell in only 1 out of a total of 300 amino acid molecules। हैरान वाली बात यह है कि हम हेमोग्लोबिन जो इन डिफेक्टिव आरबीसीज में होती है वो कई ज्यादा डिफरेंट हो जाती है जो कि नॉर्मल पर्सन से होती है। इन्होंने रेशो बताया है 1 out of 300 अमाइनो एसिड, 1 to 300 रेशो इतना होता है।
इन द डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन वन मॉलिक्यूल ऑफ वेलिन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होता क्या है जब जीन म्यूटेशन होती है, वेलिन क्या करता है, अकर्स इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड, वो क्या करता है कि ग्लूटामिक की जगह ले लेता है, दैट अकर्स इन सेम पोजीशन ऑफ नॉर्मल हेमोग्लोबिन। नॉर्मल हेमोग्लोबिन में ये अपनी अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन डिफेक्टिव में क्या हो गया, म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, वेलिन ग्लूटामिक एसिड की जगह पे आ जाएगा। Red blood cells that contain large proportion of such defective molecules have become sickle-shaped and stiff. Normal red blood cells are disc-shaped, much more flexible. ये क्या करेंगे कि उनका सिकल शेप्ड हो जाएगा। वैसे हमें पता है कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल का डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है और वो फ्लेक्सिबल होते हैं। स्टिफ मीन्स अकड़ जाना, फ्लेक्सी मीन्स उनमें मूवमेंट थोड़ी बहुत होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं। As a result of their stiffness and irregular shape, the sickle-shaped red blood cells are able to move through the smallest blood vessels only with great difficulty. अब सिक्ल जैसे उनका शेप हो गया, वो क्या कर सकते हैं कि जो छोटी छोटी हमारे वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, उनमें भी पास हो जाते हैं। For the same reason, they are also tend to accumulate in the blood vessel forming clots. इन्हीं वजह से वो जो छोटी छोटी ब्लड वेसल में जाते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, वो उन ब्लड वेसल्स में accumulate हो जाते हैं और क्लॉट बन जाता है। As a result, people who have large proportion of sickle-shaped red blood cells tend to have intermittent illness and shortened lifespan. और क्या होता है कि उनकी वजह से जिनके पास सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल होते हैं, वो ज्यादातर बीमार रहते हैं और वो जल्दी मर जाते हैं, उनका लाइफ स्पेन कम हो जाता है। सिकल सेल डिजीज example of human genetic disorder that is controlled by incomplete dominant alleles. सिकल सेल हमारे पास क्या है, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्योंकि हेरिडिटी में आता है, एंड इज कंपोज्ड बाय इनकम्प्लीटली डोमिनेंट अलील्स। इसको कौन कंट्रोल करती है, डोमिनेंट अलील्स करती हैं, क्योंकि ये डोमिनेंट होता है। ये हम पढ़ेंगे डोमिनेंट अलील क्या है, रिसेसिव अलील क्या है। इंडिविजुअल्स हु हैव हेटेरोजाइगस फॉर द सिकल सेल अलील आर generally indistinguishable from normal person. इंडिविजुअल जिसके पास हेटेरोजाइगस है, मीन सेम पेयर नहीं है, डिफरेंट पेयर है सिकल सेल अलील के लिए, वो क्या हम उनको पता नहीं लगा सकते उनके देखने पर। In the blood of people who are heterozygous for this trait, however, some of the red blood cells show the sickling characteristic, which are then exposed to low level of oxygen. जिसमें ये हेट्रोजाइगस ट्रेक होता है, उसमें क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं ना, वो सिकलिंग शेप तो ले लेते हैं, लेकिन उनमें ऑक्सीजन भी कम होती जाती है। द allele responsible for sickle cell characteristic is particularly common among people of African descent. ये जो सिकल सेल अनीमिया की जो अलील होती है, जो सिकल सेल अनीमिया कास करवाती है, वो अफ्रीका में ज्यादा होती है। अब लास्ट डिजीज है हमारे पास फिनाइल कैप्टोन्यूरिया। हमने कल पढ़ा था फिनाइल कैप्टोन्यूरिया का क्या था, मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। फिनाइल कैप्टोन्यूरिया क्या था, उसमें जो एल कैप्टोन जो एसिड था हमारे पास, जिसको हम हीमोजेनेटिस एसिड भी कह रहे थे, वो क्या कर रहा था, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था, और जैसे ही वो यूरिन बंदा पास कर रहा था, अगर वो एयर की कॉम्बिनेशन में आ रहा था तो उसका ब्लैक कलर हो रहा था। ठीक है, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिवली इनफ्रीक्वेंट जेनेटिक डिसऑर्डर इज फिनाइल कैप्टोन्यूरिया, अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर इन विच द अफेक्टेड individuals are unable to breaking down the amino acid phenylalanine. अगर कोई अमाइनो एसिड पूछे तो phenylalanine, अगर एसिड का नाम आए तो एल्केप्टोन या hemogenetic acid. In such individual, phenylalanine is instead converted to other chemicals that accumulate in the blood stream. इन individuals में क्या होता है, phenylalanine convert नहीं हो पाता other chemicals में, और वो accumulate हो जाता है हमारी blood में। Although not harmful to another, ये adult के लिए harmful नहीं होता। These abnormal derivatives of phenylalanine are harmful to infants because they are interfere with the development of brain cells. ये adult के लिए इतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन infants के लिए, जो child अभी grow कर रहे हैं, उनके लिए खतरनाक होता है, क्योंकि उनके brain जो cells होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। इनके लिए इसके जो फॉर्म्स होते हैं फिनाइलएलानाइन के लिए, वो खतरनाक होते हैं। An infant with this disorder suffers severe mental retardation. जिस इन्फेंट में ये फिनाइल कैप्टोन्यूरिया होता है,
उसे मेंटल रिटार्डेशन भी होती है। क्यों होती है? रीजन हमने पढ़ा, क्योंकि उसके जो सेल होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं और फिनाइल जो एलिनिन को जो फॉर्म्स होते हैं वो उसके लिए हार्मफुल साबित होते हैं। एंड इनफ हाउएवर PKU phenylketonuria कहते हैं कैन बी ट्रीटेड न्यूट्रिशनली एंड इंडिविजुअल्स विद द इनफ हाउएवर and individuals with a genetic constitution can then develop and mature normally. phenylketonuria को हम न्यूट्रिशनली मतलब ट्रीट करते हैं, उसको अच्छे अच्छे खाद्य मेडिसिन इसको हम उससे ट्रीट करते हैं ताकि वो है मैच्योर हो जाए एंड नॉर्मल मैच्योर हो जाए। phenylketonuria इज a recessive disorder। रिसेसिव कैसे? रिसेसिव इसलिए कि डोमिनेंट नहीं है। अगर ये लड़की में होगी, क्योंकि लड़की के पास, गर्ल के पास एक्सेस क्रोमोसोम होगा तो वो रिसेसिव होगी, कैरियर होगी। लेकिन अगर बॉय में होगा तो वो डोमिनेंट हो जाएगी। Caused by a mutant allele of the gene encoding the enzyme that normally breaks down phenylalanine, only individual homozygous for the mutant allele develop the disorder। ये फिनाइल केटोन्यूरिया किस में होती है? केटोन्यूरिया वो उसमें होती है जिसमें कोई अलील म्यूटेंट हो जाए और वही म्यूटेंट अलील ही इस डिसऑर्डर को काज करवाएगी। की पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। द जेनेटिसिस्ट कंक्लूड दैट जीन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। जीन कैसे अपना करती हैं इफेक्ट, हमने कल पढ़ा था उस दिन। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करती हैं। एंड दैट ईच जीन इनकोड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल एंजाइम। दिस रिलेशन इज कॉल्ड वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। अ सेल कंटेन्स मेनी काइंड ऑफ आरएनए। एक सेल के पास बहुत सारे आरएनए होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड व्हेन अ स्पेशल एंजाइम कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू अ पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स on one of the DNA strands, a sequence located at the edge of gene। ट्रांसक्रिप्शन हमें कल डिटेल में पढ़ी थी कि कैसे होती है। आरएनए पॉलीमरेज एक डीएनए से बाइंड करता है डीएनए के, जिसको हम कहते हैं टेम्पलेट, और वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है, जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए बनता है। अ सेकेंड स्टेज ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड बाय राइबोसोम। दिस प्रोसेस इन व्हिच mRNA डायरेक्टेड पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बाय राइबोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। जिस सेकेंड क्या था, जिसमें mRNA क्या कर रहा था? पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस करवा रहा था, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। सिकल सेल एनीमिया इज अ हेरिटेबल डिसऑर्डर इन व्हिच अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर अनएबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये एक हेरिडिटी डिसऑर्डर है जिसमें क्या करते हैं, अफेक्टेड जो इंडिविजुअल होते हैं वो सही तरह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। phenylketonuria इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर। ये रिसेसिव है, caused by a mutant allele of the gene encoding the enzyme that normally break down phenylalanine। ये phenylketonuria क्या होती है? वो म्यूटेंट हो जाती है उसकी अलील जो कि phenylalanine को ब्रेक डाउन कर